हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 7 और चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। और इस चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने परिवहन के साधन के बारे में जाना था और उसमें हमने स्थल वाला डिस्कस किया था। ठीक है, स्थल में क्या क्या डिस्कस किया था? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? जल परिवहन और वायु। ठीक है, वायु परिवहन डिस्कस करेंगे। देखो, जल परिवहन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है आंतरिक जल परिवहन, यानी कि जो देश के अंदर ही परिवहन सुविधाएं होती हैं, जैसे नदियों के द्वारा। नदियों में जो नाव चलती है ना, नाव, बड़ी नावें या छोटी नावें जो चलती हैं, उसके जरिए हम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं, या फिर कुछ लोग भी उसमें बैठकर परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ठीक है, नाव में बैठकर आप कभी ना कभी बैठे होंगे। तो उसके द्वारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं उसको हम बोलेंगे आंतरिक जल परिवहन। ठीक है, जो अपने ही देश के अंदर में अंदर चल रहा है, आंतरिक जल परिवहन। परिवहन और समुद्री जल परिवहन का प्रयोग हम मेनली किसके लिए करते हैं? जब हम किसी भी सामान को बाहर के देशों में देखते हैं। ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हम समुद्री जल परिवहन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम अपने देश के किसी भी सामान को बाहर बेचेंगे उसको बोलते हैं निर्यात। है ना? अगर हमें श्रीलंका बेचना है, अगर हमें मालदीव में बेचना है, या फिर हमें कहीं भी यूरोप के किसी देश में बेचना है, तो हम किसके द्वारा जाते हैं? पानी के जहाज के द्वारा। है ना? तो उसको बोलते हैं निर्यात। अगर हमें उनसे सामान खरीदना है तो उसको बोलते हैं आयात। तो आयात निर्यात जो किया जाता है वो समुद्र परिवहन के द्वारा ही किया जाता है मोस्टली, क्योंकि ये जो होता है ना ये सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो ये जो वायु परिवहन है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइए हम जल परिवहन के बारे में देखते हैं। देखो, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर ली थी स्थल परिवहन के बारे में। ठीक है, और ये राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, ये सारे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, ये बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किए थे। और ये जो पूरा मैप है ये बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, काफी टाइम लिया था इसको समझाने में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये आते ही आता है। ये सारे टॉपिक मैंने कवर करे हैं। अगर आपने ये सब टॉपिक नहीं देख पाए हो, आप इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देख पाए हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो प्लेलिस्टों की लिंक डाल रखी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन होता है वीडियो के नीचे वाला भाग, जिस पर जहां पर छोटा सा MORE मोर लिखा है ना, आप उस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। वहां पर आप देखेंगे दो प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है। वो एक प्लेलिस्ट की लिंक में है आपका 10th क्लास की SST की जितनी भी बुक है उनकी थ्योरी, और दूसरी प्लेलिस्ट में MCQ मिलेंगे। ठीक है, तो आपको MCQ देखने हैं तो MCQ वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है, थ्योरी देखनी है तो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना। ठीक है, तो आपको अगर इसका फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सीरियल से लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं उसको। और अगर आपने अभी तक मेरी ये सारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है जो लगी हुई है 6 से 10 तक की, मैंने सारी बुक्स कवर करवा दी है, लगभग एक दो बुक रह गई है उनको भी मैं कवर करवा रही हूँ धीरे धीरे करके। तो आपको MCQ या थ्योरी आप जो भी देखने हैं 6 से लेके 10 तक की कोई भी NCERT का, तो आप मेरा चैनल ओपन कर मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्लेलिस्टों को देख सकते हैं। ठीक है, और या फिर आपके छोटे बहन भाई या आपके फ्रेंड्स कोई भी NCERT पढ़ना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं कि NCERT ममतेज गुप्ता यूट्यूब चैनल पर फ्री में NCERT पढ़ाई जा रही है और बिल्कुल डिटेल से सीरियल वाइज। ठीक है, आइए हम आज शुरू करते हैं अब जल परिवहन के बारे में। है ना? जल परिवहन का मतलब हो गया कि कोई भी सामान हमें एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? जहाज का या नाव का। ठीक है, जल परिवहन यानी कि जो जल में चलने वाले हैं। भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। है ना? इनके ना इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को भी फैलाया है। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। देखो, आपने देखा होगा बुक में, जो 6 क्लास की हिस्ट्री की बुक थी उसमें बताया था कि दक्षिण भारत में, गुजरात में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि रोम से जो है हमारा व्यापार होता था। रोम के सिक्के हैं, रोम के आभूषण वो सब मिले हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि रोम से पहले हमारा जो है व्यापार होता था। रोम कहाँ है? ठीक है, और भारत कहाँ है? तो रोम तक जाने के लिए किसका प्रयोग किया होगा? पानी के जहाज का प्रयोग किया होगा, क्योंकि पहले हवाई जहाज तो नहीं चलते थे, पानी के जहाज चलते थे या नाव टाइप थी। तो उनके द्वारा ही वो वहां पर पहुंचे होंगे या वहां से सामान लेके आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें यह भारी और स्थूल वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। देखो, विदेश से जितना भी माल खरीदते हैं या बेचते हैं वो ज्यादातर, ठीक है, 90% जो सामान है वो हम जल परिवहन द्वारा ही अपने देश में लेके आते हैं या अपने देश से बेचते हैं। ठीक है, आयात या निर्यात जो करते हैं वो 90% जो सामान है वो जल परिवहन पर ही डिपेंड है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है और ये आसानी से चला जाता है। देखो, टाइम ज्यादा लगता है लेकिन सस्ता भी है। यह भारी और स्थूल वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन संसाधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है।
भारत में अतः स्थलीय नौकायन राज्य मार्ग, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, भारत में अंत है, ठीक है, भारत में मतलब भारत के अंदर ही, भारत में अंत है स्थलीय नौका नौ संचालन राज्य जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। ये आंकड़े जो है वो याद रखने के हैं। कितना है, 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किमी मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा चलता है, ठीक है। और बाकी का जो है वो ऐसे ही चलता है, मतलब बिना मशीन की नौकाओं से चलता है। और जो 5,685 मीटर जो लंबा है, किलोमीटर जो लंबा है, वो किससे चलता है, मशीनीकृत नौकाओं से, है ना। वो इस तरह की नौकाओं का प्रयोग करते हैं जिनमें मशीनें लगी होती है ना। अब देखो इसमें नेक्स्ट इसमें दे रखा है, निम्न राज्य मार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। जैसे हमने अभी पीछे जो पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, सड़कों के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था राष्ट्रीय राज्य मार्ग, है ना। उनको हमने बोला नेशनल हाईवे, यानी NH1 NH2 मैंने आपको बताया था, है ना, उसके बारे में। उसी तरह से भारत सरकार ने क्या किया है, कुछ जो परिवहन है, जो जल परिवहन है, जो जल परिवहन के जो रास्ते हैं, उनको इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है, ठीक है। जिनमें से इन्होंने कुछ दे रखे हैं, काफी सारे हैं लेकिन इन्होंने कुछ दे रखे हैं। देखो ये जो आंकड़े इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पर, ये आंकड़े थोड़े थोड़े दिन में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि रोज राज्य मार्ग बन रहे हैं, रोज सड़क बन रही है, रोज नई नए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं परिवहन के लिए या माल को बेचने के लिए, खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या होती हैं, ये चेंज होती रहती हैं। ये 14,500 जो मीटर लंबा है ये चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। अगर आप से करंट अफेयर में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो फिर आप गूगल करके, ठीक है, गूगल से पूछ लेना कि भाई अब वर्तमान के आंकड़े क्या है, क्योंकि वर्तमान में आंकड़े चेंज हो जाते हैं, क्योंकि रास्ते तो रोज बन रहे हैं ना। अब देखो इन्होंने बोला है पहला पहला जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कौन सा है, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग, जो 1620 किलोमीटर लंबा है। अब ये एग्जैक्ट रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसके आंकड़ों में कोई अंतर नहीं मिलेगा, आप इसको एग्जैक्ट रट लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसका ही पूछा जाता है, इस फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का ही पूछा जाता है, ठीक है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा राज्य मार्ग जल मार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है, नौगम्य जल मार्ग संख्या 1 है, ठीक है। अब आपको ऐसा पता ही नहीं चल रहा होगा कि ये जो जल मार्ग है ये कहाँ पर है, तो हम इसको आपको मैप में दिखाएंगे ताकि आप समझ पाए, ठीक है। आइए हम मैप खोल लेते हैं। देखो ये रहा, आप यहाँ पर, एक मिनट, पेन नहीं मिलेगा इसमें, पेन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे, कोई नहीं, आप ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए ये जो राज्य मार्ग दे रखा है पहला, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट है, कहाँ है, ये गंगा नदी में है ना, जहाँ पर गंगा यमुना मिल रही है, यहाँ से ये है गंगा नदी में। और ये जो राष्ट्रीय मार्ग है, राष्ट्रीय जल मार्ग जो है, ये कहाँ कहाँ है, यूपी में, ठीक है, बिहार होता हुआ, पश्चिम बंगाल होता हुआ, यहाँ सुंदरबन तक है, ठीक है। और फिर ये नीचे की तरफ भी आ रहा है, कहाँ आ रहा है ये आ रहा है उड़ीसा तक। फिर दूसरा जो जल मार्ग है उसको मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, आप मैप में देखना, मैं पढ़ देती हूँ। सर्दिया सर्दिया या दुबरी के मध्य है, ठीक है। सर्दिया या दुबरी कहाँ है, ये आपका असम में है, यहाँ से, ठीक है। सर्दिया व दुबरी के मध्य है, सर्दिया इधर है और दुबरी कहाँ है, इधर है, ठीक है, असम के बिल्कुल पश्चिमी छोर पर, ठीक है। तो दूसरा कौन सा है, सर्दिया, ठीक है, देख पा रहे हैं ना आप, सर्दिया व दुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग है, नौगम्य जल मार्ग संख्या 2, ठीक है। ये राष्ट्रीय जल मार्ग का इन्होंने दे रखा है, ये संख्या कौन सी है, 2 है। और ये कौन सी नदी में है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक है। राष्ट्रीय जल मार्ग जो है पहला जो है वो गंगा नदी में, ये याद रखना है, ठीक है। पहला जो है वो गंगा नदी में, दूसरा कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी में, पहला वाला कहाँ है, हल्दिया हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य, दूसरा है सर्दिया व दुबरी के मध्य, ठीक है। और ये कौन सा है दूसरा वाला, ये ब्रह्मपुत्र नदी में, ध्यान रखना कौन सी नदी में है और कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा वाला केरल में, ठीक है। केरल कहाँ है, देखो ये रहा, ये दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा सा ब्लू, केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक, ठीक है, कहाँ से, कोट्टापुरम से कोल्लम तक, ठीक है। चंपाकारा नदी, ठीक है, चंपाकारा नदी में है, और इसकी लंबाई कितनी है, 205 किलोमीटर, नौगम्य जल मार्ग संख्या 3, है ना। और नेक्स्ट है इसमें काकीनाडा और पांडुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का भी विशेष विस्तार हुआ है। अब देखो ये मैं चौथा वाला पढ़ रही हूँ, चौथा वाला कौन सा है, ये वाला है,
ठीक है। इसमें कौन कौन सी नदी, ये कौन कौन सी नदी पे बना हुआ है, देखो ये गोदावरी नदी पे भी बना हुआ है, गोदावरी नदी है ये वाली, कृष्णा नदी भी है, ठीक है। और ये स्थान कहाँ सा है, स्थान कौन सा है, काकीनाडा और कई लोग पद्दुचेरी बोलते हैं, कई लोग पांडुचेरी बोलते हैं, ठीक है। तो पद्दुचेरी नहर जो है, नहर के स्टेज के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी के विशेष का विस्तार हुआ है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है, ठीक है, ये कितना लंबा है, 1078 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और इसको कौन सा जलमार्ग घोषित किया गया है, चौथा, ठीक है। और पांचवा इसमें लिखा है मताई नदी महानदी के डेल्टा, कहाँ है, यहाँ पर मताई नदी और महानदी के डेल्टा ब्रह्मी नदी तथा पूर्वी तटीय नहर के साथ है, ठीक है। ये देखो ये डेल्टा दिख रहा है ना, कौन कौन सी नदी है, ये मताई नदी और मताई नदी और महानदी के मध्य के डेल्टा में है, ठीक है। ब्रह्मी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्रह्मी नदी का विशेष का विस्तार हुआ है, यानी कि ब्रह्मी नदी में ज्यादा है ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो है 588 किलोमीटर, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये वाला जो जलमार्ग है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने पीडीएफ पर, कहाँ थी ये रही। देखो ये सारा मैंने आपको बता दिया, मैप में बता दिया, अच्छे से बता दिया। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये जलमार्ग होते हैं और कहाँ कहाँ पर है। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं, ठीक है, जिन पर परिवहन होता है और जिसमें इसमें मांडवी ज्वारी, देखो मांडवी नदी कहाँ है, ये आपकी मांडवी और ज्वारी ये गोवा में है। और कमरूजुआ और सुंदरवन, सुंदरवन कहाँ है आपका, ये है पश्चिम बंगाल में। बराक केरल और पाश्य जल, ठीक है, यहाँ पर भी ये क्या होता है, परिवहन होता है, जल परिवहन, ठीक है। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश में 95%, ठीक है, मैंने 90% बताया, 90% नहीं 95% है, ठीक है। अभी मैंने पीछे 90% बता दिया था, 90% नहीं 95% व्यापार मुद्रित रूप में 68% समुद्रों द्वारा ही होता है, ठीक है। यानी कि 95% जो माल है वो आता है और हमारे देश से जो जाता है वो किसके द्वारा जाता है, वो पानी के जहाजों के द्वारा ही जाता है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो बाकी जो 5% में क्या करते हैं, कई बार हवाई जहाज से भी हम ले जाते हैं सामान एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है। कई बार बसों से भी जाता है, जैसे हमारा बांग्लादेश है तो उसमें हम बसों में या ट्रक में भर के सामान ले जाते हैं, बसों में भर के यात्री चले जाते हैं, नेपाल है, भूटान है, ठीक है। यहाँ पर बसों में यात्री चले जाते हैं, अगर माल हमें ले जाना है तो हम ट्रकों द्वारा माल भी ले जा सकते हैं, ठीक है। और मतलब ये जो 5% है, ये जो हम अपने पड़ोसी देशों को माल बेचते हैं या उनके यहाँ से माल लेके आते हैं, ये उस 5% में आएगा। 5% में वायु के द्वारा भी आ जाएगा, स्थल के द्वारा भी। बाकी 95% जो है वो जो व्यापार हम करते हैं वो पानी के जरिए करते हैं, ठीक है, जल परिवहन के से हम करते हैं, ठीक है। अब इसमें दे रखा है प्रमुख समुद्री पतन, ठीक है। प्रमुख समुद्री पत्तनों के बारे में आइए हम देखते हैं। देखिए इसको इंग्लिश में सी पोर्ट भी बोलते हैं और इसको बंदरगाह भी बोलते हैं, ठीक है। पत्तन को क्या क्या बोलते हैं, बंदरगाह गाह भी बोलते हैं और सी पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या बोल रही है एनसीईआरटी। भारत की जो तटीय रेखा है, समुद्रीय तटीय रेखा है, वो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। अब आप सोचेंगे तटीय रेखा का क्या मतलब है, तटीय रेखा का मतलब है जो हमारे भारत का जो भाग समुद्र से लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है, ये जो सीमा है पाकिस्तान से और जो चीन से लगी हुई है वो कौन सी है, वो हमारी स्थलीय है, ठीक है। जबकि जो जलीय सीमा है वो कहाँ से स्टार्ट है, हमारी गुजरात से, ठीक है, गुजरात। और ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया कर्नाटक, ये हो गया केरल, फिर हो गया तमिलनाडु, फिर हो गया आंध्र प्रदेश, फिर हो गया आपका उड़ीसा, ठीक है। और फिर हो गया आपका ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल। तो ये जितने भी प्रदेश है इनकी जो सीमा है वो कैसी है, तटीय सीमा है, ठीक है। और इसी के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो तटीय सीमा है कहाँ से, गुजरात से, ठीक है, इस तरह से है ना, गुजरात से और आपके पश्चिम बंगाल तक की जो सीमा है वो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर लंबी है। समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्य व छोटे पत्तन है, ठीक है। 12 कैसे हैं, प्रमुख हैं, है ना, और जो 200 है वो मध्यम है, मध्यम या छोटे पत्तन है, यानी कि बंदरगाह बोल सकते हैं और इनको सी पोर्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये प्रमुख पत्तन देश का 95%
विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कंडाला, ठीक है, ये कहाँ है, गुजरात में है। कच्छ में कंडाला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन जो पाकिस्तान में शामिल हो गया था। देखो इनके कहने का मतलब है कि पहले जो हमारा पत्तन था वो मेन कौन सा था, कराची वाला था। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ, पाकिस्तान के हिस्से में जो कराची का जो पत्तन था वो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। तो फिर भारत ने क्या किया, अपना एक अलग पत्तन या अपना एक अलग बंदरगाह बनाया। वो कौन सा बनाया, कंडाला बनाया, ठीक है। और कंडाला को हमने विकसित किया क्योंकि हमें भी तो विदेश से व्यापार करना था, इसलिए। नेक्स्ट इसमें कहा क्या रखा है कि ये क्यों बनाया गया, मुंबई पतन से पहले होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए। क्योंकि मुंबई का जो बंदरगाह था, जो पत्तन था, उस पर क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा था। तो इसलिए हमने क्या किया, गुजरात में बना लिया कि कुछ जो जहाज है वो गुजरात से आएंगे और जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कंडाला, जिसे दीन दयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अगर आप 10th क्लास में हैं तो ये आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखना। और यह एक कैसा पत्तन है, ये एक ज्वारीय पत्तन है, ठीक है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है मुंबई बृहद पत्तन। जो मुंबई का बंदरगाह है वो कैसा है, बहुत बड़ा है, जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। ये जो मुंबई वाला है ये कैसा है, ये प्राकृतिक है। देखो प्राकृतिक और कृत्रिम में क्या अंतर होता है, प्राकृतिक जो बंदरगाह होते हैं, जो प्राकृतिक जो पोर्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो प्रकृति ने इस तरह से डेवलप किए होते हैं। जैसे एक जो होना चाहिए कटा फटा वो होना चाहिए किनारा, वहां पर पत्तन बना सकते हैं। फिर उसका जो गहराई है, ठीक है, तट की जो गहराई है वो बहुत ज्यादा होती है, ताकि बड़े से बड़े जहाज वहां पर आके खड़े हो सके। तो ये जो, अगर ऐसा प्रकृति ने बनाया है तो इसको बोलेंगे हम प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह बोलेंगे। अगर ऐसा इंसानों ने बनाया है कि उसको नीचे से क्या किया है, थोड़ा सा उसको गहरा बना दिया है ताकि वहां पर आराम से जो वो है जहाज है वो खड़े हो सके, ठीक है। अगर पानी नीचे कम रहेगा, ठीक है, थोड़ी ही दूर पर अगर स्थल आ जाएगा नीचे और पानी कम रहेगा तो क्या होगा, जहाज वो डूबने लगेगा। जहाज जब तभी तो तैरेगा जब ज्यादा उसमें पानी होगा। तो इसलिए अगर ऐसा पहले से बना हुआ है तो वो कैसे हो गए, वो हो गए प्राकृतिक, ठीक है। अगर ऐसा मनुष्य ने बनाया है बाद में अपनी सुविधाओं के लिए, बंदरगाह बनाने के लिए, तो वो कैसा हो गया, वो हो गया कृत्रिम। तो मुंबई वाला जो है वो कैसा है, प्राकृतिक है। और विशाखापत्तनम जो है वो भी जो बंदरगाह है वो भी कैसा है, वो भी प्राकृतिक है। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया। अब देखो पहले क्या करा, कंडाला बनाया जो गुजरात में है। उसके बाद क्या किया इन्होंने देखा कि मुंबई वाले बंदरगाह पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, तो उस ट्रैफिक को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक और मुंबई में ही बना दिया जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पत्तन, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके, ठीक है। लोहा अयस्क निर्यात करने के लिए, यानी कि अगर हमें कच्चा लोहा बेचना है, ठीक है, खदान से खोदकर अगर हमें लोहा बेचना है विदेश में बेचने को हम निर्यात बोलते हैं, निर्यात, ठीक है। निर्यात के संदर्भ में मरमर गांव, ये कहाँ है, गोवा में है एक पत्तन, ठीक है। मरमर गांव कहाँ है, पत्तन बंदरगाह जो है वो कहाँ है, गोवा में है। और गोवा वाला जो पत्तन है वो क्या काम करता है, वो लोहा अयस्क को बाहर बेचने के काम आता है, ठीक है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा, ठीक है, यानी कि 50% लोहा अयस्क निर्यात किया जाता है ना। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पत्तन, जो कर्नाटक वाला है उसका क्या काम है, देखो ये लोहा अयस्क जो बाहर भेजने का काम ये किसका है, गोवा वाले का है। गोवा वाले पत्तन का क्या नाम है, मरमर गांव है, ठीक है। और जो कर्नाटक वाला है उसका क्या नाम है, न्यू मंगलोर है, ठीक है। तो न्यू मंगलोर जो पत्तन है वो कुंदरे मुख खान से निकले लोह अयस्क का निर्यात करता है। देखो मैंने आपको जो पिछले जो चैप्टर हैं उनमें मैंने क्या बताया था कि कोई भी अगर लोहे का उत्पादन किया जा रहा है या लोहे का जो परिष्करण किया जा रहा है या कोई भी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनके लिए क्या क्या जरूरत है, एक तो कच्चा माल, ठीक है, दूसरा वहां लेबर अच्छी होनी चाहिए, है ना, तीसरा मैंने क्या बताया था आपको, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए ताकि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान मार्केट तक ले जाया जा सके। या फिर अगर हमें वो बाहर बेचना है, विदेशों में बेचना है, तो उस माल को हम क्या कर सके, जहाज में लोड करके बाहर भेज सके।
ठीक है, तो ये परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो लोहे का हमने निर्यात करना है, तो हमने क्या किया, हमने एक गोवा में बना रखा है और एक हमने कर्नाटक में बना रखा है। वहीं कुंदमुख की खानों से हम लोहे को निकालेंगे और कहाँ बेच देंगे, न्यू मंगलौर पत्तन के द्वारा विदेश में बेच देंगे। ठीक है, जिनको जरूरत होगी वो खरीद लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोच्चि पत्तन है। कहाँ है, कोच्चि पत्तन है। यह एक लैंगूर के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। ठीक है, पोताश्रय का मतलब होता है, पोत का मतलब तो आप समझ रहे हैं, पोत का मतलब होता है पानी का जहाज। ठीक है, और आश्रय का मतलब हो गया जहां वो विश्राम करेंगे, यानी कि जहां पर वो खड़े होंगे। ठीक है, विश्राम आपने सुना होगा, विश्राम माने आराम करना। तो पोत पोताश्रय का मतलब हो गया जहां पर वो आराम करेंगे या फिर जहां पर वो खड़े रहेंगे। है ना, कुछ समय तो ऐसा होता है जब माल छोड़ के आएंगे तो भाई थोड़ी देर, एक दो दिन या एक दो महीने रुकेंगे, शिप दोबारा से रिपेयर होगा, जो भी साफ सफाई है वो सारी चीज होगी, उसके बाद फिर दोबारा माल लोड किया जाएगा, फिर दोबारा वो अपने दूसरे देश माल बेचने के लिए चला जाएगा। तो कुछ दिन तो वो वहां ठहरेगा ही, जब वो आएगा तो माल लेके या माल छोड़कर। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पोताश्रय बोलते हैं। ठीक है, लैगून का मतलब मैंने कई बार आपको बताया है कि लैगून जो एरिया होता है वो क्या होगा, वो एक तरह से एक खाड़ी टाइप आप मान सकते हैं। ठीक है, जहां पर बहुत सारी नदियों का जल आ रहा है। ठीक है, और वो समुद्र के किनारे होता है ऐसा एक स्थान, उसको हम बोलेंगे लैगून। है ना, लैगून झील बोलते हैं ना, तो वो है ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरिन पत्तन है ना, यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है। ये भी कैसा है, एक प्राकृतिक है। ठीक है, पोताश्रय या बंदरगाह या पत्तन या सीपोर्ट एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। यह अतः यह पत्तन हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, ठीक है, कहाँ कहाँ हम जो तूती कोरिन कोरिन जो पत्तन है, जो बंदरगाह है, उससे हम कहाँ कहाँ माल का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। एक तो श्रीलंका, मालदीव तथा भारत के तटीय क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम प्राकृतिक पत्तन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, मुंबई के बाद किसका स्थान है, दूसरा चेन्नई का। ये क्या करता है, व्यापार के लिए माल लाद कर ले जाता है। ठीक है, विशाखापट्टनम स्थल से घिरा है। ये किससे घिरा है, स्थल से। है ना, गहरा व सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह लोहा अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया गया। देखो, हर पत्तन की अपनी अलग अलग विशेषता दे रखी है, ये विशेषता आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तमिलनाडु वाला है वो जो तूतीकोरिन है, पहले बात तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन सा पत्तन कहाँ पर है ना। उसके लिए देखो, अभी हम मैं आपको एक मैप दिखा देती हूँ। देखो ये रहा, इससे आप आराम से याद कर पाएंगे। देखो आपको कैसे याद करना है, ये आपका जवाहरलाल नेहरू जो पत्तन है, ये कहाँ है, आपका महाराष्ट्र में है, और एक है मुंबई वाला। ठीक है, तो यहाँ पर दो पत्तन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है गोवा में मरमर गोवा। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, जो लोहा अयस्क होता है, जो कच्चा लोहा होता है, उसे यहाँ से विदेश में बेच देते हैं। नेक्स्ट है न्यू मंगलोर। ठीक है, न्यू मंगलोर कहाँ है, ये आपके कर्नाटक में कुंदमुख से जो वो निकलती है, क्या निकलती है कुंदमुख से, कुंदमुख की खानों से जो लोहा निकलता है उसे न्यू मंगलोर से लोड करके हम बाहर बेच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोच्चि। कोच्चि क्या है, कोच्चि एक बंदरगाह है, ये कहाँ है, केरल में। ठीक है, नेक्स्ट है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ है, ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चेन्नई कहाँ है, ये आपका तमिलनाडु में है। अगर हम पश्चिमी तट की बात करें तो यहाँ पर सबसे शक्तिशाली या सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो मुंबई वाला है। अगर हम यहाँ की बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन सा है, चेन्नई, सबसे ज्यादा माल बाहर जाता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका विशाखापट्टनम। ये कैसा है, ये प्राकृतिक है। ठीक है, जैसे मुंबई वाला है वैसे ही विशाखापट्टनम है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पारादीप। ठीक है, पारादीप कहाँ है, ये आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका हल्दिया। हल्दिया जो पोर्ट है ना, जो बंदरगाह है वो कहाँ है, वो आपका पश्चिम बंगाल में है ना। तो ये आपको याद रखना है और आप इसी सीरियल से याद रखना। अब देखो, बंदरगाह जो है वो स्थल भाग पे तो मिलेंगे नहीं, कहाँ मिलेंगे, वहीं मिलेंगे जहाँ समुद्र होगा। तो आप ऐसे ही याद रखना। ठीक है, गुजरात से याद करना, मैप से ही याद करना, किताब से मतलब ऐसे लिखा हुआ याद मत करना। मैप से याद रखोगे ना तो आपके माइंड में रह जाएगा चीजें। ठीक है, और मैप से याद रहती है। तो गुजरात में आपका दीनदयाल पोर्ट है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका मुंबई हो गया। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, एक तो मुंबई हो गया, एक जवाहरलाल नेहरू हो गया। थर्ड नंबर पे आपका मरमर गांव गोवा हो गया। ठीक है, जो गोवा में है, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, न्यू मंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में। कोच्चि कहाँ है, केरल में। तूतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में। चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम तमिलनाडु में। पारादीप
उड़ीसा में, हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और कौन सा आपका बंदरगाह किस काम के लिए आता है या उसकी विशेषता क्या है वो भी आपको ही याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना। प्रारंभ में यह पत्तन लौह अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। ठीक है, ये किसके लिए, जो विशाखापट्टनम है, ये किसके लिए विकसित किया गया था, लौह अयस्क के निर्यात के रूप में, क्योंकि अपने देश में लोहा बहुत ज्यादा, लोहे की खान जो है वो बहुत ज्यादा है। तो पहले क्या होता था, विशाखापट्टनम से निर्यात किया जाता था। अब देखो विशाखापट्टनम जो है, अब यहाँ से, यहाँ पे बहुत सारी खाने हैं, छत्तीसगढ़ में और आपके उड़ीसा में बहुत सारी खाने हैं, है ना। तो यहाँ से, यहाँ का जो लोहा है वो विशाखापट्टनम के द्वारा हम बाहर बेच देते थे पहले। ठीक है, यहाँ की जितनी भी खानों से, जो भी खदानों से चीजें निकलती हैं, और जो हमें यूज करनी है वो ठीक है हम यूज कर लेते हैं, नहीं यूज करनी तो हम बाहर बेच देते हैं उनको। ठीक है, कहाँ से बेचते थे, सबसे पहले हम विशाखापट्टनम से बेचते थे। नेक्स्ट इसमें उड़ीसा में स्थित पारादीप पत्तनम विशेषता है, लोह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता, कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। कोलकाता एक अंतः स्थलीय नदीय पत्तन है। ठीक है, ये कहाँ पर, ये पत्तन जो है वो कहाँ पर बनाया गया है, ये नदी में बनाया गया है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो वो है ना, डेल्टा, उसमें बनाया गया है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृद्ध व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पत्तन होने के कारण तथा हुगली नदी के तलछट, ठीक है, कहाँ है, ये हुगली नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखना, हुगली नदी के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा था, इसलिए क्या किया, एक और पत्तन हमने डेवलप कर लिया जिसका नाम क्या है, हल्दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये सारी चीजें आपको सीरियल से याद रखनी पड़ेंगी। एक तो मैंने जल परिवहन का बताया था आपको, ठीक है, वो आपको लाइन टू लाइन याद रखना पड़ेगा। ये जो आपको पत्तन का बताया है ये भी आपको पूरा की पूरा याद रखना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से पत्तन की कौन सी विशेषता है। ठीक है, वैसे मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, अब आप पता नहीं देख पाएंगे या नहीं देखेंगे। एक शॉर्ट बना के जो 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 इंपॉर्टेंट होता है वो मैं डाल देती हूँ। ठीक है, और मैं टेलीग्राम चैनल पर भी भेजती रहती हूँ बहुत सारी शॉर्ट इस तरह की, जो कीवर्ड होते हैं, जो मेन मेन चीजें होती हैं चैप्टर की, वो सबकी एक शॉर्ट बनाकर मैं टेलीग्राम पर भी रोज अपलोड कर देती हूँ। जब भी बन जा, बन जाती है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे वायु परिवहन। वायु परिवहन जो है वो कहाँ काम आता है, जहां पर ना तो सड़कें यूज की जा सकती हैं, है ना जहां पर पानी वाला परिवहन है वो यूज किया जाता है, वहां पर क्या यूज कर सकते हैं हम, वायु परिवहन। ठीक है, हेलीकॉप्टर तो हर जगह जा सकता है ना, पहाड़ों पर भी जा सकता है, रेगिस्तान में भी जा सकता है, जहां पर सड़कें नहीं जाती हैं वहां पर भी वायु परिवहन जा सकता है, और जहां पर पानी से चलने वाले पोत नहीं जा सकते हैं, यानी कि पानी के जहाज नहीं जा सकते, वहां पर भी क्या किया जा सकता है, वायु परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जा सकता है ना। और आइए इसके बारे में हम देखते हैं। आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थान जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगल व लंबे समुद्री रास्तों को भी सुगमता से पार किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड है इसमें, वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें, जहां बड़ी नदियां, विच्छिन्न धरातल, यानी कि कहीं ऊंचा है और कहीं नीचा है, ठीक है, कहीं खाई है और कहीं क्या है, पर्वत, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। ठीक है, हवाई यात्रा ने इस अधिक अभिगम्य बना दिया है, मतलब हवाई यात्रा ने क्या बना दिया है, इसको इजी बना दिया है। जैसे कहीं पे भूस्खलन हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम हेलीकॉप्टर के द्वारा तुरंत उसको, उस एरिया को हेल्प पहुंचा सकते हैं। ठीक है, खाने पीने का सामान पहुंचा सकते हैं। और देखो ये एक जल्दी वाला भी है, कि अगर आप रोड से जाओगे तो भी आपको काफी टाइम लगेगा, पानी के रास्ते जाओगे तो भी काफी टाइम लगेगा आपको, लेकिन अगर आप हवा में उड़कर जाएंगे हेलीकॉप्टर के द्वारा तो आपको अपेक्षाकृत कम टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम क्या है, पवन हंस। हंस एक वो होता है ना, पक्षी, है ना, जो व्हाइट कलर का होता है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी का नाम है। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय सक्रियाओं में तथा, मतलब इसका यूज, ये जो कंपनी का नाम है, ये जो कंपनी है पवन वाली, ये क्या काम करती है, ये जो हमारे उत्तर भारत है, उत्तर भारत यानी कि हमारा लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हमारा उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड है, हमारा हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं, या फिर हमारा असम, मेघालय, मिजोरम, ये जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधाओं को प्रदान करता है। ठीक है, अगम्य व दुर्लभ भूभागों, दुर्लभ भूभाग का मतलब कहीं पहाड़ है कहीं खाई है, जैसे उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य कौन से, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर और आपका मेघालय, त्रिपुरा।
ठीक है, ये जो है 7 प्रदेश जो है ये उनको बोलते हैं उत्तर पूर्वी राज्य। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। ठीक है, कौन? ये जो कंपनी का नाम बताया था ये। ठीक है, पवन वाली। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है इसको हम देखते हैं। ये जो कॉलम होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम एक बार इनको देख लेते हैं। उड़ान, उड़े उड़े देश का आम नागरिक विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है जिससे क्षेत्रीय विमान बाजार में तेजी से लाने के लिए डिजाइन किया गया है। आम नागरिक के लिए उड़ान को किफायती बनाकर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नगर विमान मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना RCS, यानी कि ये क्या है, उड़ान जो है इसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो प्लेन में बैठने का जो सपना है, जो आम आदमी का जो सपना है उसको पूरा किया जा सके। तो इसकी जो टिकट रहेगी वो काफी कम रहेगी। ठीक है, ताकि आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा पाएंगे। और बहुत लोगों का सपना होता है कि हम प्लेन में बैठे, है ना। ज्यादातर सबको होता है कि भाई एक बार हम जीवन में प्लेन में बैठना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो किराया है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। हर कोई नहीं बैठ सकता है। ठीक है, आम आदमी नहीं बैठ सकता है। जिसकी 40-50 हजार रुपए सैलरी है वो तो उसका बैठना मुश्किल है। ठीक है, वो फैमिली के साथ नहीं जा सकता प्लेन में बैठ के, क्योंकि प्लेन का जो किराया है वो काफी ज्यादा होता है। तो ये जो कंपनी है ये क्या कर रही है कि प्लेन के किराए को कम करने के लिए और ऐसा बना रही है सुविधाओं को जो आम आदमी की पहुंच तक रहे। ठीक है, योजना का मुख्य विचार सक्षम नीतियों और प्रोत्साहन के मध्य से एयरलाइनों को क्षेत्रीय और दूरस्थ मार्गों पर उड़ानें संचालित करने के लिए प्रोत्साहन करना है। ठीक है, ये किसका लक्ष्य है? उड़ान का। नेक्स्ट है इसमें संचार सेवाएं। ठीक है, संचार सेवाएं क्या होती हैं हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वीडियो काफी लंबी हो रही है संचार सेवाओं के बारे में। संचार क्या है? जब हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो ये क्या हो गया, ये संचार हो गया। या फिर हम अपने पत्र को, पत्र भी क्या है, एक बात ही है ना, हम लिखित रूप में उसको लिख के हम दे रहे हैं तो वो क्या है, एक तरह से वो हमारी बातें ही है। या हम कोई गिफ्ट किसी को पहुंचा रहे हैं तो ये क्या हो गया, संचार हो गया। अब संचार जो होता है वो कई तरीके से होता है। पहला हम क्या कर रहे हैं, हम रेडियो में जो समाचार सुन रहे हैं वो भी क्या है, एक तरह का संचार है। ठीक है, या फिर हम फोन रेडियो देख रहे हैं, ये भी एक तरह का संचार है। यानी कि हम जान रहे हैं लोगों के विचारों को, लोगों की जीवन शैली को, या फिर कोई भी समाचार है उसको जान रहे हैं। समाचार पत्र भी संचारी है, प्रेस, सिनेमा। ठीक है, जो मूवी वगैरह है ये भी क्या है, संचार है ना। तो संचार क्या है, हम अपने विचारों को कहीं तक पहुंचा रहे हैं दूसरे व्यक्ति पर, और दूसरों के विचार हम खुद जान रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, एक तरह से संचार हो गया, है ना। तो इसका संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? टीवी है, रेडियो है, और आपका समाचार पत्र है यानी कि न्यूज़पेपर है, और प्रेस है, सिनेमा है। ठीक है, जो मूवी वगैरह देखते हैं उसको हम बोलेंगे सिनेमा है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा डाक संचार जो है वो किसका है, वो भारत का है। ठीक है, यह है पार्सल। ठीक है, पार्सल होते हैं, वो भी आपको सामान वगैरह भेजना होता है उसको बोलेंगे पार्सल। निजी पत्र, ठीक है, आपको कुछ भी निजी पत्र भेजना है, कोई कागज इधर से उधर भेजना है तो निजी पत्र विभाग तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली श्रेणी की डाक क्या होती है तो क्या होती है, कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाई जाती है। ठीक है, इसकी जो टिकट होती है ना वो थोड़ी ज्यादा लगती है, क्योंकि वायुयान से आपकी जो चिट्ठियां हैं वो आएंगी या जाएंगी, तो इसमें थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं। द्वितीय श्रेणी की जो डाक होती है ये कैसे होती है, रजिस्टर्ड पैकेट होते हैं, किताब, अखबार तथा मैगजीन आदि शामिल है। अगर आपको ये सारी चीजें भेजनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरी श्रेणी की डाक से भेजना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाई जाती है तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो डाक आ रही है, डाक या हम कह सकते हैं पत्र या कुछ भी सामान जो एक भेजा जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो वो किसी न किसी परिवहन में तो रखकर आएगा। या तो आप ऑटो में रख के लाओगे, बस में रख के लाओगे, या फिर नाव में रख के लाओगे। तो ये क्या है, स्थल या जल परिवहन का प्रयोग करके लाया जाता है। ठीक है, जो सेकंड वाला है, ठीक है, सेकंड वाला जो संचार माध्यम है वो किसके द्वारा होता है, स्थल और जल परिवहन के द्वारा। फर्स्ट वाला किसके द्वारा होता है, फर्स्ट वाला होता है हवाई जहाज के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बड़े शहर व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। कितने? 6। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दूर
संचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। ठीक है, दूर संचार तंत्र में जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में सबसे आगे है, क्योंकि भाई जनसंख्या भी ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा है तो उनका कुछ ना कुछ काम रहता ही है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में। नेक्स्ट है नगरीय क्षेत्रों में अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गाँव में एसटीडी दूरभाष सेवाओं से जुड़े हैं। देखो हाल फिलहाल में तो मुझे लगता नहीं एसटीडी जो सुविधा है वो अभी भी चल रही होगी कहीं, क्योंकि अब सबके पास फोन है ना, सबके पास मोबाइल है, वो मोबाइल से बात कर लेते हैं, और एक घर में एक मोबाइल तो होता ही है ज्यादातर। तो ये जो एसटीडी के बारे में लिखा है ये मुझे नहीं लगता अब ये जो चीजें हैं ये अब चल पा रही होंगी। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। यह सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। ये जो चीजें चल रही हैं, चाहे टीवी है, चाहे फोन है, चाहे आपका संचार है, ये सब किससे चल रही हैं? ये चल रही हैं हमारी टेक्नोलॉजी से। किससे? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा, है ना। जो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष से जो हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जो सैटेलाइटों का उपयोग कर रहे हैं, उसके द्वारा ही ये जो संचार माध्यम है ये संभव हो पाया है। नेक्स्ट इसमें लिखा है जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम व नीतियों के बारे में जागरूक करता है। क्योंकि ये सारी संचार के बारे में ही दे रखा है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, आप पढ़ लेना। ठीक है, तो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आप इसको खुद ही रीड कर सकते हैं संचार के बारे में। आगे जो भी लिखा है इसमें लिखा गया है कि जो समाचार पत्र है वो कई कई भाषाओं में आते हैं, क्योंकि आपको पता ही है हमारा जो देश है वो कैसा है, विविधता वाला देश है। देखो ये इंपॉर्टेंट जो है, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? जब हम कोई भी माल अपने देश से बाहर वाले देश को बेचते हैं, या बाहर वाले देश से हम खरीद रहे हैं, ठीक है, या तो हम निर्यात कर रहे हैं यानी कि अपने देश के माल को बाहर बेच रहे हैं तो निर्यात कर रहे हैं यानी कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर हम दूसरे देशों से सामान खरीद रहे हैं यानी कि हम इनपुट कर रहे हैं, या उसको हम आयात भी बोलते हैं, आयात कर रहे हैं। ठीक है, तो आयात और निर्यात के द्वारा हम क्या करते हैं? हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं। ठीक है, अपने माल को दूसरे देशों में बेचना या दूसरे देशों से खुद माल को खरीदना, ये क्या हो गया? ये हो गया आयात और निर्यात। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। राज्य व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और आप इसको याद रखना। क्या है? राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां विनिमय होता है। बाजार कैसी जगह है? विनिमय होता है। कि विनिमय कैसे होता है कि भाई ये सामान हमें दे दो, हमें हमें चाहिए, और ये वाला सामान आप हमारे देश से ले लो। ठीक है, ये क्या हो गया? विनिमय हो गया, यानी कि सामानों की अदला बदली। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अगर एक ही देश में हम एक राज्य से दूसरे राज्य में माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये अंतरराज्य। क्या कहलाएगा? अंतरराज्य। ठीक है, एक ही देश के राज्यों के बीच हम सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो अंतरराज्य कहलाएगा। अगर हम दूसरे देशों से, जो दूसरे देश है उनसे माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, राज्य और राष्ट्र में अंतर समझ पा रहे हैं ना? अगर राष्ट्र है तो विदेश में माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, और राज्य लगाए तो एक ही देश के अन्य राज्यों से माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्ग द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहर, कस्बों व गांव में होता है। तो ये क्या कहलाता है? राज्य स्तरीय व्यापार। दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य होता है। ठीक है, यही मैंने आपको ऊपर बता दिया। एक देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति उसके राष्ट्रीय वैभव का सूचक है। ठीक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर किसको बोलते हैं? तो हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार को। ठीक है, क्योंकि देखो सब गुण संपन्न कोई भी देश नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें हर तरह का सामान मिलेगा। किसी देश में कोई सामान नहीं मिलेगा, किसी देश में कोई सामान नहीं मिलेगा। ठीक है, सारा सामान तो हर देश में नहीं मिलता। अब जैसे हर देश में गन्ना नहीं उगाया जा सकता, हर देश में चीनी नहीं मिल सकती, हर देश में दूध नहीं मिल सकता, हर देश में कोई भी सामान है वो हर देश में नहीं मिल सकता। कहीं कपास उगाई जा रही है, कॉटन के कपड़े मिल रहे हैं, कहीं ऊनी कपड़े मिल रहे हैं, वहां पर दूसरे जो चीजें हैं वो मिल रही हैं। तो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलती हैं, और मनुष्य को सारी सुविधाएं चाहिए हुए। ठीक है, जब सारी सुविधा चाहिए तो वो कैसा होगा? वो हम जब तक व्यापार नहीं करेंगे, दूसरे देशों से सामान नहीं खरीदेंगे, अपना सामान दूसरे देशों में नहीं बेचेंगे, तो काम नहीं चलेगा। तो ये क्या होता है? ये होता है आर्थिक बैरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सभी देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? सारे देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर। ठीक है, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है। क्योंकि क्षेत्रीय का मतलब है कि किसी एक क्षेत्र विशेष में कोई चीज मिल रही है, दूसरे क्षेत्र विशेष में दूसरी चीज मिल रही है। अब देखो भारत में इतनी ज्यादा समस्या नहीं रहती है कि हमारे भारत जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत सारे राज्य हैं, हर राज्य में कुछ ना कुछ डिफरेंट चीजें हमें मिल जाती है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बहुत सारी चीजें जो है वो इनपुट करनी पड़ती है।
खरीदनी पड़ती हैं। ठीक है, इनका वितरण असमान है। आयात व निर्यात व्यापार के घटक है। ठीक है, आयात के बारे में और निर्यात के बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अब देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे कि व्यापार संतुलन क्या होता है। मान लो हमने 10 रुपए का सामान जो है वो बाहर से हमने खरीद लिया। ठीक है, मान लो हमने 10 रुपए के हमने क्या करा, हमने जैकेट खरीद ली गर्म वाली। ठीक है, या सर्दियों के लिए हमने जूते खरीद लिए, या हमने कोई भी सामान खरीद लिया, खाने पीने का कोई खरीद लिया। मान लो हमने बेरीज खरीद ली, स्ट्रॉबेरी खरीद ली, कुछ भी खरीद ली हमने 10 रुपए की। ठीक है, अब हमने खरीद ली और फिर हमने क्या किया, 10 रुपए का कोई सामान बेच दिया। जैसे हमारे देश में गेहूं होता है तो हमने गेहूं बेच दिया, या हमने दवाइयां बेच दी 10 रुपए की, या कुछ भी बेच दिया। तो 10 रुपए का माल हमने खरीदा, 10 रुपए का माल हमने बेच दिया, तो संतुलन हो गया। ठीक है, ना हमें नुकसान हुआ बहुत ज्यादा और ना हमें फायदा हुआ, तो हमारा जो बैलेंस है वो बना रहेगा। तो ये क्या हो गया, व्यापार संतुलन रहा। ठीक है, हमने जितना माल खरीदा उतना हमने बेच दिया। एक चीज खरीदी हमने, दूसरी चीज उनको बाहर वाले देशों को बेच दी। ठीक है, ये संतुलन कब बिगड़ता है, जब हम क्या कर रहे हैं, हमने 20 रुपए का सामान खरीद लिया देशों से। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने 5 रुपए का माल बस बेचा है। या मान लो हमने 10 रुपए का माल बेचा है, खरीदा कितने का है, 20 का, तो हमारे देश से कितने पैसे चले गए, 10 रुपए चले गए। तो हमारा देश कितने रुपए घाटे में आ गया, 10 रुपए घाटे में आ गया, है ना। तो हमें कितना घाटा हो गया, 10 रुपए, क्योंकि ये रुपये में नहीं होता है, ये लाख करोड़ों में होता है। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, लाखों करोड़ों का हिसाब किताब होता है ये। ठीक है, तो क्या है, व्यापार संतुलन बनाने के लिए हमें जितना हम आयात कर रहे हैं, सामान जितना हम खरीद रहे हैं, उतना हमें क्या करना पड़ेगा, निर्यात करना पड़ेगा, तब हमारा बैलेंस बना रहेगा। अगर हम खरीदते रहेंगे सामान, अब हम सामान विदेश से खरीद रहे हैं और उनको पैसे देके आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे देश का जो पैसा है वो कहाँ चला जाएगा, विदेश में चला जाएगा, और हम क्या हो जाएंगे, गरीब। एक ही घर में से अगर पैसे निकाल निकाल के बाहर देते रहेंगे तो कैसे हो जाएंगे, हम गरीब हो जाएंगे। इसलिए हमें उतना सामान बेचना भी पड़ेगा। इसलिए सरकार क्या करती है, कभी कभी आयात पर, ठीक है, क्या लगा देती है, रोक लगा देती है। क्यों, क्योंकि माल ज्यादा खरीदा जा रहा है, बेका नहीं जा रहा है, तो हमारा जो देश का पैसा है वो बाहर देशों में जा रहा है, उससे हमारा जो देश है वो घाटे में चला जाएगा, है ना। अब जैसे हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान है, वो सामान खरीदता तो है विदेश से, लेकिन बेचता नहीं है। इसलिए उनका देश क्या हो रहा है, घाटे में जाया जा रहा है। अगर सामान को बेचे हैं और खरीदे कम, तो क्या होगा, विदेशों का पैसा हमारे देश में आएगा, तो हमारा देश कैसा हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके विपरीत हम क्या होता है, कि हमने क्या किया, हमने 20 रुपए का सामान बेच दिया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने दाल बेच दी, हमने चावल बेच दिए, हमने गेहूं बेच दिए, हमने कपास बेच दी। ठीक है, ये चीजें हमारे देश से ज्यादा बेची जाती हैं, तो हमने ये सारी चीजें बेच दी और हमने खरीदा कितने का, 10 रुपए का। अब हमारा जो व्यापार संतुलन है वो क्या हो गया, अधिक। हमारा जो व्यापार संतुलन है वो हो गया फायदे में। ठीक है, तो हमें संतुलन बनाए रखने के लिए या तो हम बराबर खरीदे बेचें, या फिर हम बेचें ज्यादा खरीदे कम, तो हमारा देश कैसे रहेगा, फायदे में। लेकिन अगर हम खरीद ज्यादा रहे और बेच कम रहे, तो हमारा देश कैसे पहुंच जाएगा, नुकसान में, है ना, क्योंकि हमारे देश का पैसा कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये चीज जो है हमें ध्यान रखनी है। अब देखते हैं एनसीईआरटी इसमें क्या कह रही है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो, मूल्य का मतलब है अगर निर्यात अधिक किया है हमने आयात से, तो सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। यानी कि हमने क्या किया है, हमने बेच ज्यादा दिया है लेकिन हमने माल खरीदा कम है, तो कैसा हो गया, अनुकूल व्यापार संतुलन। ठीक है, यानी कि बाहर का पैसा हमारे देश में आ तो गया है, लेकिन हमने अपना देश का पैसा बाहर नहीं जाने दिया, तो ये कैसा हो गया, अनुकूल व्यापार संतुलन। ठीक है, आप समझ गए ना, अनुकूल व्यापार संतुलन में क्या होता है, हमने निर्यात ज्यादा किया है, आयात कम किया है, खरीदा कम है। इसके विपरीत क्या होता है, हम निर्यात की अपेक्षा आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। हमने क्या किया, निर्यात तो हमने कम किया, यानी कि माल बाहर बेचा तो बहुत कम है, लेकिन खरीद बहुत ज्यादा लिया है, तो ये क्या हो गया, असंतुलन हो गया। ठीक है, अब हमारे पास 3 कंडीशन हो गई, कौन कौन सी होगी, पहली कंडीशन हो गई संतुलित व्यापार। संतुलित व्यापार का मतलब है जितना हमने खरीदा उतना बेच दिया। ठीक है, दूसरा हो गया अनुकूल व्यापार, यानी कि हमने खरीदा कम, हमने बेचा ज्यादा, यानी कि हमने निर्यात ज्यादा कर दिया, हमने आयात कम किया है, तो क्या हो गया, अनुकूल व्यापार संतुलन। तीसरा क्या है, तीसरा हो गया आपका असंतुलित व्यापार। असंतुलित व्यापार कब होगा, जब हमने खरीद बहुत ज्यादा लिया है और हमने बेचा कम है, यानी कि हमने आयात बहुत ज्यादा, सॉरी, हमने आयात बहुत ज्यादा कर लिया और निर्यात कम किया है। ठीक है, आप ये जो चीजें हैं आप इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली वस्तुएं, भारत कौन कौन सी चीजों को निर्यात करता है, यानी कि बेचता है बाहर, रत्न, जवाहरात, रसायन व संबंधित उत्पादन, या कृषि एवं संबंधित उत्पादन। ठीक है, कृषि से रिलेटेड सामान, यानी कि गेहूं, चावल, ये सारी चीजें। भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा
यानी कि कच्चा जो तेल होता है वो, तथा रत्न जवाहरात आधार धातुएं और मशीनें व कृषि के उपकरण जो है वो क्या करता है, भारत दूसरे देशों से खरीदता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। विदेशी मुद्रा मुद्रा जो है वो हम कब अर्जित करेंगे, जब हम ज्यादा से ज्यादा माल बाहर बेचेंगे। ठीक है, माल बाहर बेचेंगे तो पैसा विदेश का अपने देश में आएगा, तो मुद्रा ज्यादा आएगी, तो हम कैसे हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है पर्यटन के बारे में। ठीक है, ये किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पर्यटन के बारे में। अब इन्होंने हेडिंग लिखी है पर्यटन एक व्यापार के रूप में। ठीक है, पर्यटन क्या, पर्यटन एक व्यापार के रूप में। तो किस तरह से है एक मिनट में पानी पी लेती हूँ, एक सेकंड। अब देखो इसमें लिखा है पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अब आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी, पर्यटन उद्योग का क्या मतलब है। देखो, पर्यटन उद्योग का मतलब है कि पर्यटन उद्योग का मतलब है कि जो कोई, जैसे हम लोग पर्यटन के लिए जाते हैं कहीं भी, पर्यटन माने घूमना। जैसे आप मथुरा वृंदावन गए, जैसे आप मनाली घूमने गए, जैसे आप शिमला घूमने गए, हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, कहीं भी जा रहे हो आप। ठीक है, तो कुछ पैसे लेके जा रहे हो, है ना। कुछ पैसे आप ट्रांसपोर्ट पर खर्च करोगे, बस में, कार में, किसी में जाओगे, हेलीकॉप्टर में, उस पर खर्च करोगे। फिर जहां आप जाओगे, जिस मंदिर को देखने जाओगे या जिस स्थान को देखने जाओगे, वहां पर आप कुछ खरीदोगे, है ना। वहां पर कुछ खाओगे पियोगे, वहां पर 1-2 दिन स्टे करोगे, तो आप रहने के लिए जगह लोगे। तो ये क्या, आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, वहां के लोगों पर, वहां की सुख सुविधाओं पर जो आप खर्चा कर रहे हैं, एक तरह से वो जो पैसा है वो आ रहा है उनके स्टेट में। ठीक है, आप एक ट्रिप में कम से कम 10,000 रुपये उस शहर में आप खर्च करके आते होंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट को अगर मैं छोड़ दूं तो 10-12 हजार रुपये कम से कम आप एक ट्रिप पर खर्च करके आते होंगे। तो वो जितने भी पैसे हैं वो कहाँ के लोगों को गए, वो वहां के स्थानीय लोगों को गए, तो उनको फायदा हो गया। तो अब भारत सरकार क्या कर रही है कि जो जो घूमने की जगह है, जो जो पर्यटन स्थल है, उनको और ज्यादा समृद्ध बना रही है, और ज्यादा सुविधाएं दे रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं वहां पर। और वहां वहां पर अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा वहां पर, क्योंकि कुछ तो खर्च करेगा ना, जो भी इंसान जाएगा कुछ तो खर्च करके आएगा, तो वहां पर वो समृद्ध हो जाएंगे। देखो, अगर आप कहीं भी घूमने नहीं गए हो तो आप जरूर से वैष्णो देवी घूमने गए होगे। ठीक है, वैष्णो देवी हर व्यक्ति घूमने जाता है ना। तो वैष्णो देवी के दर्शन करने आप लोग गए होगे। जब आप वैष्णो देवी गए हो, वहां पर आपने कुछ तो खर्चा किया होगा, मंदिर में दान करके आए हो, कुछ बाहर जो लोग होते हैं उनसे पानी खरीदा है, चाय खरीदी है, कुछ भी खरीदा है, फल खरीदे हैं, कुछ आपने खाया होगा, जो आप 2-3 दिन वहां पर रहे हो, 2 दिन स्टे करा है। 2 दिन से पहले तो कोई नहीं आ सकता, एक दिन जाएगा एक दिन आएगा। ठीक है, वैष्णो माता की चढ़ाई करेगा, तो कुछ आपने जो भी सामान खरीदा है वहां से, तो उससे उस जगह के लोगों को फायदा हो रहा है, वहां पर पैसा आ रहा है। ठीक है, तो आपने खच्चर लिया है, या आपने जो पालकी की सुविधा होती है उसके द्वारा चढ़ाई करी, या घोड़ा लिया है रेंट पे, तो वो सारी पैसा वहां के स्थानीय लोगों को जाएंगे, तो वो उन लोगों के पास पैसा आएगा, तो वो जो जगह है वो कैसी होगी, समृद्ध होती चली जाएगी, जब पैसा आता चला जाएगा। तो सरकार इसको पर्यटन उद्योग के नजरिए से देख रही है, और जो जो पर्यटन के स्थान है उनको और ज्यादा अच्छा बना रही है। ठीक है, आप पहले के मुकाबले अब देखें तो बहुत सारी सुविधाएं, अगर आप वैष्णो देवी भी जाएंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा सुविधाएं पहले के मुकाबले हैं। जैसे पहले कच्चा रास्ता था, तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा, पूरा पक्का रास्ता बना दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जाएं और पैसे का आदान प्रदान करें, और हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो अच्छी चले। ठीक है, अब हम देखते हैं इस पैरा में क्या लिखा है। अब आपको समझ में आ गया कि पर्यटन को व्यापार क्यों कहा गया है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। अब ये तो मैंने अपने देश की बात बताई। कई बार क्या होता है, विदेश से भी लोग आ रहे हैं, जो कुछ लोग हैं जैसे कृष्ण भगवान को मानने वाले हैं, तो बहुत सारे जो अंग्रेज हैं वो आते हैं मथुरा वृंदावन। ठीक है, अब वो कई दिन के लिए आएंगे हमारे देश में, और हमारे देश में खर्चा करेंगे आके 50-60 हजार रुपए तो खर्चा करेंगे, जब वो यूरोप से हमारे देश में आ रहे हैं घूमने, है ना। और 2-4 चीजें देखेंगे, वृंदावन में रहेंगे, खाएंगे पियेंगे, तो वो पैसा क्या हो गया, वो हमारे पास आ गया। इसलिए जो हमारा देश की जो सरकार है वो पर्यटन पर, पर्यटन को आकर्षण करने के लिए ज्यादा खर्चा कर रही है। ठीक है, उसको आकर्षक बना रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। ठीक है, अब जैसे राम मंदिर बनाए, वो भी एक पर्यटन का हिसाब है। ठीक है, आप देख रहे हैं दर्शन की दृष्टि से, लेकिन सरकारें देखती है मुनाफे की दृष्टि से। सरकार क्या देख रही है कि बहुत सारे लोगों को वहां पर क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है ना। आप जा रहे हो, वहां से कुछ सामान खरीद रहे हो, प्रसाद खरीद रहे हो, तो वहां की लोगों की अर्निंग हो रही है। ठीक है, वहां के लोगों को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। और प्लस वहां की संस्कृति,
वगैरह को आप जान रहे हो, समझ रहे हो, तो उससे क्या होता है, देश को फायदा होता है। तो आप समझ गए ना कि पर्यटन को व्यापार से क्यों जोड़ा गया है, ये या फिर पर्यटन को व्यापार या उद्योग क्यों बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। ठीक है, पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यम को प्रश्रय देता है। ठीक है, अब देखो आप जाओगे तो वहां वहां के कुछ मूर्तियां वगैरह खरीदोगे, वहां से कपड़े वगैरह खरीदोगे, तो क्या हो रहा है, संस्कृति का और ज्यादा विस्तार हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें संस्कृति विरासत की समझ विकसित करने में सहायता करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, जो विदेश के लोग हमारे देश में आएंगे, हमारी संस्कृति को देखेंगे, है ना, और हमारी विरासत को देखेंगे, उसको समझेंगे कि भारत किस तरह का है। ठीक है, भारत में कैसे लोग कपड़े पहनते हैं। अगर आप देखेंगे कुछ अंग्रेज क्या करते हैं, मथुरा वृंदावन में भी घूमते हैं तो यहाँ के कल्चर के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जो पुरुष है वो धोती कुर्ता पहनते हैं, जो महिलाएं वो साड़ी पहनती है, वो तो आपने बहुत ज्यादा देखा होगा। ठीक है, महिलाओं को साड़ी पहनते हुए जो विदेश की अंग्रेज बोलते हो आप लोग स्थानीय भाषा में, जो अंग्रेजन होती है वो साड़ी पहन के रहती है। तो क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति भी का भी विस्तार हो रहा है। विदेशी पर्यटन भारत में विरासत पर्यटन या पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन या सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन। देखो चिकित्सा पर्यटन मैंने आपको 7th क्लास की पॉलिटी में ही बताया था कि चिकित्सा पर्यटन का क्या मतलब है, कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं हमारे देश में अपना इलाज कराने आ रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, चिकित्सा पर्यटन। उनका उद्देश्य क्या है हमारे देश में आना, कि वो उन्हें हमारे देश में इलाज कराना है। जैसे नेपाल के कुछ आ गए, भूटान के कुछ लोग आ गए अपना इलाज कराने, किडनी का, लीवर का, स्किन का, किसी भी चीज का इलाज कराने, ऑपरेशन कराने आते हैं। हम लोग भी जाते हैं, जैसे हम लोग यूरोप की कंट्रीज में जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, ठीक है, अमेरिका में जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने, उसी तरह से और सारी जो हमारे आसपास के पड़ोसी देश है, जैसे श्रीलंका के लोग हमारे यहाँ इलाज कराएंगे, पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ इलाज कराते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो इलाज कराने आ रहे हैं विदेश से लोग, उसको क्या बोलेंगे, हम चिकित्सा पर्यटन बोलेंगे। तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए भी आते हैं। ठीक है, या फिर व्यापार के लिए भी आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, 1 मिनट इसको हम इरेज कर लेते हैं, हमने ज्यादा खराब कर लिया है इसको। मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, और उसका जो सेटअप होता है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, जिसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। नहीं, अगर हम इसको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ते हैं ना, आपको और भी ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और भी ज्यादा मजा आता, लेकिन उसका सेटअप काफी ज्यादा महंगा है, जिसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, अगर आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे मेरे चैनल को, और कमेंट करते रहे, तो चैनल और बड़ा होगा, और हो सकता है कुछ महीनों में डिजिटल बोर्ड में लेके आऊँ, उससे आप सभी लोगों को फायदा भी होगा। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। भारत के मानचित्र पर अनेक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित भूस्थल को प्रदर्शित करें, मतलब ये तो आपका काम है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है। ये सारा इन्होंने दे रखा है पर्यटन के लिए, कि ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर अगर घूमने जाएं आप, जा सकते हैं। ठीक है, कुफारी का दे रखा है चित्र, और ये दे रखा है। तो अगर आपको ये सब करना है तो आप घूमने जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया, और नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगी वो मिलेगी एमसीक्यू की। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, आपको एमसीक्यू या थ्योरी जो भी देखना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्टों की लिंक दे रखी है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था। आपको जो भी देखना है, थ्योरी या एमसीक्यू, आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। थ्योरी देखनी है, थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, एमसीक्यू देखनी है, एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर देना। ठीक है, और एक छोटा सा कमेंट में बताना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसे लगता है, या फिर कोई भी क्वेरी है वो भी आप बता सकते हैं। मैंने कुछ भी गलत आपको बोला है, कुछ भी आपको लगा है जो आपको गलत है या सही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।